नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में। मैं पुनः एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। और आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में EBS के जो है 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि सीटेट में बार बार ये क्वेश्चन यहाँ से किया भी जाता है। मित्रों, इसमें भी वही प्रक्रिया हम लोगों को करना है, भाषा पे अच्छी पकड़ करना है। और यदि नकारात्मक प्रश्न है यानी नेगेटिव प्रश्न है तो हम लोग नेगेटिव उत्तर यानी नकारात्मक उत्तर को ढूंढेंगे। और यदि सकारात्मक प्रश्न है यानी पॉजिटिव प्रश्न है तो हम लोग पॉजिटिव उत्तर को ढूंढेंगे यानी सकारात्मक उत्तर को ढूंढेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मित्रों, आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जितना लंबा होता है, जितना बड़ा होता है, वो उतना ही सरल होता है। और इन्हीं सरल विषय आज हम लोग इन प्रश्नों को देखेंगे। मित्रों, इसमें हम ये भी बताते चलें कि ये जो प्रश्न हम लिए हैं ये सब 1 से लेकर के कक्षा 5 तक जो NCERT बुक होती है उन्हीं से ये सीटेट में प्रश्न देखने को मिलता है और मैं वहीं से इस प्रश्न को लिया हूँ। तो इसका जो राइट आंसर जाता है, ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि रोलांड रोस को ही 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर इन्होंने ताक झांक करके यह सिद्ध किया था कि मलेरिया जो है मच्छर से ही फैलती है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है तो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, ये इसमें प्रश्न पूछ रहा है। इसमें पॉजिटिव प्रश्न है यानी पॉजिटिव उत्तर को हम लोग ढूंढेंगे। तो इसमें देखिएगा, पहला ऑप्शन 10 बिंदुओं पर, दूसरा है 4 बिंदुओं पर, तीसरा है 6 बिंदुओं पर, चौथा है 8 बिंदुओं पर। तो इसका जो राइट आंसर जाता है दोस्तों, ये है 6 बिंदुओं पर। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। और ब्रेन लुई एक थे, इन्होंने इसकी शुरुआत किया था, जो कि अंधों को जो है इसके माध्यम से पढ़ाया जाता है खुरदरे चीज़ों पे। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। इसमें ऑप्शन देखिएगा। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि नहीं, यानी कि नेगेटिव प्रश्न कह रहा है, तो हम लोग नेगेटिव उत्तर को भी ढूंढेंगे। तो पहला है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तीसरा है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। चौथा है बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो देखिए, इसमें प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें देखिएगा, दूसरा बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण, ये सब जो है पर्यावरण का उद्देश्य है। परिवेशीय मुद्दों पर, ठीक है, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता विकास करना ये भी है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से, यदि वह स्वयं बच्चा अपने हाथ से कुछ कार्य करेगा और खोजने की क्रियाकलाप भी करेगा तो उसे जोड़ेगा, ये सब जो है पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन इसमें जो पहला ऑप्शन देखिए, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही इसमें जो है इसका एकदम राइट आंसर जाता है। क्योंकि इसमें अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, यानी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो नहीं है वो यही है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही इसमें नहीं है। बाकी ये दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों हो जाएंगे। तो इसमें राइट आंसर पहला जाता है। आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसमें देखिएगा, पहला है चित्र पठन, दूसरा है सृजनात्मक लेखन, तीसरा है निर्देश प्रदर्शन और चौथा है हस्तपरक गतिविधि। तो इसमें कह रहा है कि सबसे उपयुक्त जो तरीका पूछ रहा है इसमें दोस्तों, सबसे उपयुक्त तरीका। और किसका तरीका? यानी कि एक प्रयोग करने संबंधी, मतलब कहीं जो है बच्चों द्वारा कुछ प्रयोग करवाया जाए तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। इसमें यही चीज़ यानी पॉजिटिव प्रश्न कर रहा है, इस सकारात्मक है
यानी हम सकारात्मक उत्तर को ही ढूंढेंगे। तो इसमें देखिएगा चौथा ऑप्शन ये एकदम राइट आंसर जाता है। हस्तपरक, जब बच्चा अपने हाथों से उस क्रियाकलाप को करेगा तो उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें को सीखता है उसमें, तो इसलिए यहाँ हस्तपरक जो गतिविधि है ये सबसे उत्तम आंसर जाता है। हालांकि सृजनात्मक निर्देशन, प्रदर्शन और चित्र पठन ये भी है, लेकिन इससे बेहतर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे चौथा का चौथा एकदम राइट आंसर जाता है। आइए हम लोग 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। तो किसमें सहायता करता है ये हमको ढूंढना, यानी पॉजिटिव प्रश्न है और हम लोग पॉजिटिव यानी सकारात्मक उत्तर को ही ढूंढेंगे। तो पहला है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, दूसरा है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संस्कार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, तीसरा है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में, चौथा है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो इसमें जो सबसे राइट आंसर जाता है दोस्तों, इसमें देखिएगा कि संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग जो करके जो सहायता जो बच्चों को मिलती है वो है आपका दूसरा एकदम राइट आंसर जाता है, यानी दूसरा वाला सही हो जाएगा इसमें दोस्तों। पाठ स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा मिलता है इसमें बच्चों को। मात्र पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में करने से ऐसा पर्यावरण अध्ययन की कहानी से नहीं मतलब होता है। शिक्षार्थियों में निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं से नहीं, सही दिशा में विद्यार्थियों को ऊर्जा मिले यही नहीं, उसको जो सबसे बेहतर हो सकता है उसको हमें जो है प्रश्नों के माध्यम से हमें ढूंढना है उत्तर। तो इसमें जो सबसे बेहतर उत्तर है यह है स्थानीय, यानी कि अपने आसपास की चीज़ों और विश्व के स्तर की चीज़ों, संसार के प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता को जो बढ़ावा मिलता है वही सबसे राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 6वां नंबर। 6वां नंबर है तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं, यानी निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं इसमें ये पूछना चाह रहा है। तो मित्रों इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप लोग मैप ले लीजिए और मैप के अकॉर्डिंग आप हर राज्य को देख लीजिए किसके किसके आसपास कौन कौन से राज्य पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक नंबर तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ से पूछता है, हर साल पूछता है। तो इसमें देखिएगा जो सबसे राइट आंसर है आपका हो जाएगा ये केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती समीपवर्ती जो राज्य हैं ये आपके केरल हैं, कर्नाटक हैं और आंध्र प्रदेश है। फिर दूसरा है केरल, गुजरात और कर्नाटक, ये गलत है, ये नहीं है। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गोवा ऊपर हो जाएगा, ये भी नहीं है। गोवा, कर्नाटक, केरल, गोवा, अब देखिए इसमें गोवा इसमें करके है, ये सब ऊपर है। गुजरात भी आपका ऊपर है, लेकिन इसमें नीचे वाले भाग में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तो तमिलनाडु के निकटवर्ती क्षेत्र हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं 7वां नंबर। 7वें नंबर में है शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे नहीं आज शब्द आ गया। प्रश्न को पढ़ते समय दोस्तों इसको जरूर ध्यान देना है कि नहीं पूछ रहा है या फिर हाँ पूछ रहा है। तो जिस तरह से पूछ रहा है उसी तरह से हमको उत्तर देना है, यानी नहीं यानी निगेटिव कर रहा है, नकारात्मक प्रश्न है तो हमें नकारात्मक उत्तर को ही ढूंढना होगा। तो हाँ, आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है बच्चों की कार्य संबंधी गुणात्मक उल्लेख करना, दूसरा है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, तीसरा है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, चौथा है बच्चों के कार्य केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख ये तो करेंगे ही, अध्यापक होंगे ये तो करेंगे ही। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना ये भी करेंगे। तीसरा है शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज ये भी करेंगे। लेकिन चौथा ऑप्शन देखिए कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर, तो कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं होता है, अलग अलग हर चीज में हर पक्ष में ध्यान करना होता है। इसीलिए जो यहाँ नहीं यानी नकारात्मक प्रश्न है तो यहाँ नकारात्मक उत्तर यही आपका हो जाएगा। आइए हम लोग 8वां नंबर देख लेते हैं।
8वें नंबर में कह रहा है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो मधुबनी आपका ये बिहार में पड़ता है दोस्तों, और ये काफ़ी फेमस चित्रकारी है और ये पूरे विश्व में जो है इसकी चित्रकारी फैली हुई है। तो पहला ऑप्शन है सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट, जी नहीं। दूसरा है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, ये राइट आंसर होगा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। ये एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा गया है दोस्तों, और यहीं से ये प्रश्न पूछता भी है, तो एनसीईआरटी बुक का ये निचोड़ मैं बता रहा हूँ। तीसरा है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, ये नहीं हो सकता है। अति उत्तम गुणवत्ता वाले फाइबर पेंट, जी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, यही सबसे राइट आंसर है। और मधुबनी आपका बिहार में पड़ता है, पूरे विश्व में इसकी चित्रकारी प्रसिद्ध है। आइए आपको ले चलते हैं 9वें नंबर पे। 9वां नंबर हमारा है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है, ऐसा ही लिखा गया, सेम टू सेम वही प्रश्न जो है उतार करके दे देता है सीटेट में। तो देखिएगा सबसे अच्छा तरीका भोजन बनाने के लिए कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। दूसरा सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। तीसरा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। चौथा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तले हुए पकाना। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर उसे काटना। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जो सब्जियों के जो प्रोटीन है, जो इसके विटामिन है, ताकि पहले धो लेने से ताकि उनमें जो प्रोटीन और विटामिन है वो रह जाएं। आप काट करके फिर धोएंगे तो उसके जो प्रोटीन है, विटामिन है, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। मौजूद में वर्तमान में जो है कोरोना भी चल रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप बाहर से सब्जी लाते हैं तो उसे पहले धो लेना चाहिए, फिर उसके बाद ही बनाना चाहिए। और इससे आप सीख भी जाएंगे। सीटेट का एक क्वेश्चन भी आपका हल हो जाएगा कि सब्जियों को सबसे पहले धोया जाता है फिर काटा जाता है। आइए हम लोग 10वां नंबर देख लेते हैं। 10वां नंबर है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय। दार्जिलिंग आपका पश्चिमी बंगाल में है, जैसलमेर आपका राजस्थान में है, लद्दाख आपका जम्मू कश्मीर में है। लेकिन जम्मू कश्मीर अब 2 भागों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है दोस्तों। इसकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि लद्दाख जो है लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक है आपका जम्मू कश्मीर। और लद्दाख का जो राजधानी है ये है लेह, और लेह जो है भारत का सबसे बड़ा जिला भी बन गया है। और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन जम्मू और शीतकालीन आपका ग्रीष्मकालीन आपका श्रीनगर है और शीतकालीन आपका जम्मू है। तो मेघालय आपका मेघालय में ही पड़ता है, मेघालय एक राज्य है। तो इसमें जो सबसे ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। आइए हम लोग 11वां नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर कह रहा है पंकज ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कंपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। पंकज किस रोग से पीड़ित हो सकता है? अब देखिएगा इसमें कि काफ़ी बड़ा लग रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों पहले प्रश्न को आप पढ़िए, फिर देखिए एकदम सरल आपको लग जाएगा कि जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन था, मैंने छोड़ दिया इसको। तो देखिए पंकज ने अपने मित्र से कह रहा है कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कंपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। पंकज तो किस प्रकार से ये रोग से पीड़ित है पंकज, यही पूछना चाह रहा है। तो इसमें देखिए मियादी बुखार, दूसरा अतिसार, तीसरा हैजा, चौथा है मलेरिया। इसमें राइट आंसर आपका मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही एकदम सेम टू सेम दिया गया है और वही क्वेश्चन जो है ऐसे ही उतार दिया है। आइए हम लोग 12 नंबर पे देख लेते हैं। 12 नंबर है आपका और अंतिम है गोलकोंडा किला किसने बनवाया। आपका ऑप्शन है पल्लव राजवंश, काकतीय राजवंश, चालुक्य राजवंश या फिर चोल। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा काकतीय राजवंश। और इसमें जो है मैं आपको बताते चलूं कि इस किले में जो है ये किला आपका हैदराबाद में पड़ता है और इस किले में जो है कांसे से बनी बंदूकें और तोपें हैं। तो यहाँ से भी ये प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि इसमें
जो किस धातु से बनी हुई बंदूकें और तोपें हैं, तो कांसे से बनी हुई बंदूकें और तोपें हैं। तो मित्रों ये था जो है सीटेट से संबंधित 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप अभी ने देखा। मित्रों अगर ये चैनल आप लोगों को अच्छा लगे और हमारे द्वारा ये बताए गए जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को पहुंच सके। तो मित्रों हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।